सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बहुत सी चीज़ों का मुझे भी इस प्रोग्राम में आके पता चलता है क्योंकि असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब कई ऐसी खबरें लाते हैं जो कहीं मीडिया में नहीं चल रही होती, किसी को पता ही नहीं होता। अभी चंद दिन पहले का आप हमारा प्रोग्राम अगर देख सकें यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, और बाबर डोगर साहब ने, असद खरल साहब ने बाकायदा वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि एक बड़ा भूचाल सा आने वाला है, एक ज़लज़ले की कैफियत होगी पूरी पंजाब ब्यूरोक्रेसी में, और ये फैसला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होंगी। और फिर आपने देखा कि उसके बाद एक नोटिफिकेशन तो आ गया चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, फिर आईजी पंजाब का, लेकिन उसके बाद अब आना शुरू हुई हैं खबरें। तो हमारे प्रोग्राम में कमोबेश 2-3 दिन पहले ये बात हो चुकी थी कि बहुत बड़े पैमाने पर बताया था 19 ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के अफसरान बदले जाएंगे। तो ये हमने एक वाज़े तौर पर आपको इस प्रोग्राम में बताया था। आज हमने प्रोग्राम में ये भी बात करनी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो दोबारा अपॉइंटमेंट जिसको हम कहें, उस पर भारत में क्या हो रहा है, भारत अब क्या कर रहा है, उसकी नई चाल क्या है, और वो इतना खौफजदा क्यों था, चीखें क्यों निकल रही थी भारत में जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी पर, इसकी वजह क्या थी, वो भी हम आज आपको बताएंगे। और फिर किस तरह से भारत पाकिस्तान से सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आगे भी चल के उसको नाकामी होगी, हम आपको बताएंगे। और फिर लोगों के लिए मुश्किल ख़त्म नहीं हो रही, कोई अच्छी खबर आती है तो साथ ही फिर मुश्किल खबरें भी आ जाती हैं। इन सब पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ असद खरल साहब मौजूद हैं और बाबर डोगर साहब भी हैं। खरल साहब, पहले तो ये जो 6 माह की मुद्दत है जिसमें कानून साजी करनी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब हुकूमत को काम करना है और उसमें पार्लियामेंट बड़ी अहम है। तो ये 6 महीने में कर लेंगे। 6 महीने का वक्त वैसे तो सुनने में तो काफ़ी लगता है, लेकिन एक कानून बनाने के लिए क्या काफ़ी है? क्योंकि पहले तो चले हुकूमत को चंद घंटे मिल रहे थे और फिर वो जो नोटिफिकेशन लेकर आते थे उसमें मसाइल आ जाते थे, लेकिन अब तो बड़ा वक्त है उस लिहाज से इनके पास, हफ्तों ले लें लेकिन एक बाकायदा एक अच्छा क्राइटेरिया लेकर जाएं। और पेशगोई यही की जा रही है, मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन को ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा, यानी ज़्यादा अपोजिशन हुकूमत के साथ होगी। आपने 6 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम है उसामा साहब। हमने देखा है कि देखिए हमारी सियासी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान में, किसी के ऊपर भी ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट है, मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त बात है। जब भी पाकिस्तान की नेशनल सलामती की बात आई है, जब भी इदारों की इंटेग्रिटी की बात आई है, जब भी हमारी ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान जो हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं उनका मामला आता है, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल एक इंस्टीट्यूशन है, इसका कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी जमात की कोई पार्टी नहीं है, ये किसी के वोटर सपोर्टर नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के आइन के हदूद के अंदर रहते हुए, और इनको पाबंद भी होना चाहिए कि जो भी मुंतखब इलेक्टेड जो भी गवर्नमेंट होती है, एज ए दूसरे रियासती इदारों की तरह ये उसकी अपनी आइनी हदूद में रहते हुए, अपने डोमेन में रहते हुए जो इसके आइनी फ़राइज़ हैं वो अदा करता है इदारा। और ये जो चीज़ है अभी जो सिचुएशन हुई है पाकिस्तान की तारीख में, शायद ये पहला मौका है, अल्लाह करे ऐसे मौके आई ना, इस तरह की जो एक एम्बैरसमेंट क्रिएट करने की एक साजिश थी, पहला मौका है उसामा साहब, जिसमें पहला साजिश ये थी कि हुकूमत और अदलिया को आपस में टकराव किया जाए, ये भयानक साजिश थी। दूसरी ये थी कि अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के आपस में तसादम या हुकूमत और फौज का तसादम, ये इस तरह का एक प्लान, यानी कुछ लोगों की खुशफहमी थी, अनासर इसको इस तरह का ले जाना चाह रहे थे इस तरफ, जो कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भी इस चीज़ की तरफ निशानदेही की, जिस तरह फिर इस फौरन 5th वार जनरेशन के जरिए। और आपने ट्वीट किया था इस बारे में कि इंशाल्लाह इसका मामला बड़ी खुशूबी से हल हो जाएगा और ऐसी जजमेंट आएगी जिसमें बाकायदा रास्ता होगा, और आपने पहले ये ट्वीट कर दी थी और उसके बाद फिर ये ऑर्डर, बल्कि मैंने एक दिन पहले उसामा साहब यही कहा था, जो भी मैंने बात यहाँ से स्टार्ट की है उसमें मैंने कहा कि तमाम पार्टीज जो हैं वो जो लेजिस्लेशन होगी, क्योंकि आईनी तरीके ही था ना इसके हवाले से, जो एक अवाम पैदा हो रहा था
और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले दिन भी स्टार्ट से ही रिमार्क्स देना शुरू कर दिए थे। खरल साहब, उसके इससे पहले कि मैं बाबर डोगर साहब पे जाऊं, एक चीज मुझे क्लैरिफाई कर, क्योंकि एक तो होता है जो रिपोर्टर्स हों या साफी जिनकी बीट ही होती है कोर्ट्स, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा अदालतों में जाने वाला कोई और साफी नहीं देखा। ये बताएं कि ये जो लफ्ज है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, तो इस पर आपका क्या राय है कि इसमें लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट टू क्लियरली स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ आर्मी स्टाफ थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड टू क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस रिगार्ड। तो इसमें अब 2/3 मेजॉरिटी की तो जरूरत नहीं समझ आ रही कि बड़ा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जबरदस्त है। आप जो आपने फिक्रा एक पढ़ा ना, जी मैं समझता हूँ आम नाजरीन के लिए एक इस फिक्रे के अंदर सारी जजमेंट जो है ना, ये ऑपरेशनल पार्ट का जो उसका दरिया को जो कहते हैं कुजे में आपने बंद कर दिया। अब मैं इसका वन लाइनर ये बता देता हूँ कि 243 का स्कोप वो है ऐनी तरमीम, उसके लिए है 2 तारीख शरीयत। अब बात समझने वाली बात जी जी जी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए चाहिए आपको सिंपल मेजोरिटी, सही। लिहाजा सिंपल मेजोरिटी जो है उसके अंदर जिस तरह के लिखा था रेड विद फ्ला आर्टिकल, इसको उसके साथ मिला के पढ़ा जाए। अब होता यह उसामा साहब कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सॉरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसमें आर्मी एक्ट के हवाले से अमेंडमेंट की बात है। ठीक है। आर्मी एक्ट खामोश था इस हवाले से, और 243 के हवाले से सिर्फ इतना था कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है, हाँ जी, वो सदर पाकिस्तान पाबंद है शेल अपॉइंट सर्विसेज चीफ ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये तो हो गया, यहां तक खामोश हो गया। 243 धारा की अपॉइंटमेंट होगी कैसे? होगी। अब उसका मॉडिफिकेशन और मोडालिटी हमेशा आता है एक्ट, उसके लिए सादा। और एक और बड़ी अहम सबसे बात नाजरीन के लिए, जी जी, ये जो सारा कुछ हुआ है प्रोसेस अच्छे जबरदस्त तरीके से, ये जनरल बाजवा पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। ये बड़ी अहम इंपॉर्टेंट है बात। आइंदा जब भी आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये जो मामला हो रहा है लेजिस्लेशन, ये स्लॉट के लिए हो रही है, बिल्कुल ये नॉट फॉर जनरल कमर जावेद बाजवा, ये है जस्ट स्लॉट ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी डिग्निटरी को, इदारे की वकार को, ये सुप्रीम कोर्ट को हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मलूजा खाता रखा है। आर्मी चीफ को इसमें कमर जावेद बाजवा साहब का कोई रोल नहीं, स्लॉट का रोल है। अच्छा बाबर डोगर साहब, जो डिटरमिन करना है सुप्रीम जो है पार्लियामेंट, वो बातें जरा बताएं बाबर डोगर साहब जो आपने सारी नोट की हैं, और अभी तक वो कोई साफी वो बातें नहीं कर रहा जो आपने मुझे प्रोग्राम से पहले बताई हैं कि भारत में क्या चल रहा है। अब उसामा साहब, सबसे पहले मैं बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है या उनकी अपॉइंटमेंट है 3 साल के लिए मज़ीद जो अपॉइंटमेंट है उसको इतना इशू क्यों बनाया गया। अगर आप देखें इंडिया में जनरल बिपिन रावत जो कि इंडियन आर्मी चीफ है, उसको 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है। आजकल इन्हीं दिनों में कोई खबर नहीं बनी, कोई इशू नहीं बना, उसको 4 स्टार जनरल किया गया। पहली दफा इंडिया की हिस्ट्री में किसी आदमी को 4 स्टार जनरल प्रमोट किया गया है। अदरवाइज आर्मी चीफ 3 साल का टेन्योर पूरा करता है, रिटायर हो जाता है। उसको उसके लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, वो थी चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी। इनके तीनों जो चीफ्स हैं उनका हेड, तीनों चीफ 3 स्टार है, उसको 4 स्टार बना दिया गया, उसकी पावर्स में इजाफा किया गया। वहां पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को जो हेड कर रहा है वो जो उनका है नेशनल डिफेंस का जो हेड है अजीत डोवल, उसको उसका अख्तियार दिया गया है। वो उस कमेटी को हेड कर रहा है, वो रूल्स बना रही है। और जनरल बिपिन रावत को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है, उसको 4 स्टार जनरल बनाया गया है। मुझे एक बात बताएं जी, वहां पर कौन सी इमरजेंसी है, छोटा सा क्या इश्यूज है? एक मिनट खड़ा, वहां पर कौन से ऐसे इश्यूज हैं कि उनको जनाब वहां पर तो एक आर्मी चीफ जो है उसको वहां पर कौन सी जंग की सूरत हाल है? यहां पर इतने सवालात खड़े किए गए हैं। आपके साथ अफगानिस्तान है सर, अफगानिस्तान में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अफगानिस्तान में खुद आया है अपनी फोर्सेस का मोराल बढ़ाने के लिए, वहां पर विजिट कर रहा है, फौजियों से मिल रहा है, उनका मोराल बढ़ा रहा है। एक तरफ आपके मगरबी सरहद है, एक तरफ आपकी मशरकी सरहद है। मगरबी सरहद पर अमेरिकी सदर आके बैठ के फौजियों का मोराल बढ़ा रहा है, मशरकी सरहद पर एक आदमी जनरल आर्मी को प्रमोट किया जा रहा है, और यहां पर कमर बाजवा साहब के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। और भाई वजह भी उसकी है ना, मगरबी उसका सवाल वजह क्या है ये भी तो पूछे ना। नाज़रीन को मैं बताता हूं, अगर आप मसला ये है कि यहाँ पर उस सारे इशू को जानबूझकर दुश्मन ममालिक के कहने पर यहाँ पर उसका सारा इशू बनाया गया। इंडियन अपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो रही है,
वो मीडिया में डिस्कस नहीं हो रहा। हमारा आर्मी चीफ जो है उसकी एक्सटेंशन इन्हीं दिनों में ये है डॉक्टर बाजवा डॉक्ट्राइन, ये है डॉक्टर बाजवा डॉक्ट्राइन। और ये खैर साहब पूरी साजिश हुई है, साजिश के तहत ये सारा कुछ करवाया गया। पहले आ जाए और इतना नालायक है वो हो रहा है। सर वो आरएसएस का वर्कर है, ये वजह है, मोदी का पीए है, ये वजह है। उसको उस पे इंडियन मीडिया रोला नहीं डाल रहा। वो मुहिम हमारे मसले पे क्यों रोला डाल रहा? यही वजह बगैर सोचे समझे बता दिया ब्रीफ। अब मैं उसका कंपैरिजन देता हूं। सर, आपने अगली खुद खबर पे बताया जाना है, जल्दी से, कि सिर्फ वो 10 पपिट है, आरएसएस का नुमाइंदा है, मोदी उस वजीर आजम का वो पपिट है, और उसको 4 स्टार जनरल भी बनाया, 3 साल की एक्सटेंशन दी। जो इंडिया कहता था सर कश्मीर में जो उसने 9 लाख फौज लगाई हुई है, जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसका रिवार्ड उसको दिया जा रहा है। रिवार्ड दिया गया है ना, वो हमारा ये दाखिली मामला है। सुन ले, हमारा ये दाखिली मामला है, उनका वो दाखिली मामला है। हमने उसको इसलिए डिस्कस नहीं किया कि एक होता है हैव और एक होता है हैव नॉट। बिपिन रावत जो है, बिपिन रावत हमारे लिए हैव नॉट है। नहीं सर, मैं नंबर एक चीज उन्होंने हमें डिस्कस क्यों किया, छोटा सा प्लीज। अच्छा चलें। उन्होंने डिस्कस क्यों किया कि डॉक्टर बाजवा डॉक्ट्राइन जो है कमर बाजवा, उन्होंने उनकी नींदें हराम कर दी। सही। पठानकोट हो, आप रावल जो उसके जितने वाकयात हुए, जो आपने जो उनका पायलट जहां पे जहाज गिराया, उनकी जाली एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान से टेररिज्म का सफाया करवाया, अगली खबर आ जाएगी, से टेररिज्म का सफाया कराया। आप दोनों की खबर है कितना एक पुरअमन उनका कलभूषण जाधव पहली दफा एक नेवल का इंटेलिजेंस अफसर, उसको पकड़ा, उनके नेटवर्क खत्म किए, बलूचिस्तान से किए, उनकी कमर तोड़ी, दहशतगर्दी का रुदल फसाद, और सरहदों के ऊपर बात करें, उनके मोर्चे उड़ाए, उनके जहाज गिराए, पायलट पकड़े। तो हैव नॉट और हैव, शामा साहब एक बात मैं करूंगा, फर्क तो नजर आएगा। गुजारिश सुने, वो क्यों ना करे, वो सब क्यों ना बचाए बाजवा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब चाहे हमें ये डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आईनी तरमीम है या सादा एक्ट है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अपोजिशन पार्टीज इस पे अब डिबेट नहीं करेंगे। मुत्तफिका राय से मुश्तरका बिल आएगा। आप देख ले इंडिया में क्या हो रहा है, दुश्मन क्या कर रहा है, हमने उसके हाथों में नहीं खेलना। मैं दावे से एक लाइन रिकॉर्ड पे, आज हुकूमत अगर कल बिल पेश कर देना, आईनी अमेंडमेंट की बात करे या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सादा अक्सरियत की बात दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे मुझे फख्र है अपने मुहिब्बे वतन है सारी हमारी पार्टी, और इस मामले में क्योंकि यह सियासत नहीं है, यह रियासत है, इसमें मुतफिका राय से ये आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए बखुशी साहब तैयार होंगे। एपीसी में आपने देखा नहीं था, जब पाकिस्तान के अंदर तमाम पार्टी इकट्ठी होगी रातों रात, जब आर्मी चीफ और DGIS आए थे, एपीसी हुई थी, ऐसे मामला पे मेरे पार्टी है उन्होंने ऐसा नहीं चाहिए, चाहे ये आईनी है या जो भी है। मेरा ख्याल है कि ये कंसेंसस के साथ होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए, अपोजिशन पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, इत्मीनान में लेना चाहिए। और मेरी इतला ये है कि अपोजिशन बिला मशरूत हुकूमत को इस बिल पर सपोर्ट करेगी। बिल्कुल सही है। और वैसे ही मुझे याद आ रहा है वो दौर गज़वात का और दीगर, कि वहाँ से हमारे साहबा जब आगे आते थे या तो दुश्मन से, कुफार की तरफ से कोई आ गया था, तो जंग का और अंदाज़ होता था कि 1 2 3 लोग पहले आकर उनमें एक लड़ाई होती थी। तो वहाँ पर आपने देखा बिपिन रावत है तो उसने मुंह की खाई, एक मुहिम जो हमेशा उसको आदत है। और उसके बाद आपने फरवरी में देखा, और फिर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा की भी खिदमात और उनकी परफॉर्मेंस और पाक फौज की परफॉर्मेंस देख ली है। तो इसलिए भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि वो अगर कर रहे हैं तो फिर देख लेंगे आगे क्या होता है। तो अच्छी बात है कि बिपिन रावत जैसे बंदे को लगाएंगे जो लोग इसको इशू बनाते हैं ना सर, वो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, उनको भी बेनकाब नहीं, इंशाल्लाह सारे मानेंगे। वो तो उनको तो मायूसियां हो गई हैं, उनको तो बेचारे बड़े परेशान फिर रहे हैं। अच्छा वो खबर अब सर, क्योंकि टाइम अब देखें आप कम रह गया, मुझे पता है कि ज़ाहिर है बहुत बड़ी खबर है और आपकी एक जज्बाती वाबस्तगी भी ज़ाहिर है पाक फौज के साथ, हम सब की है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली हुई है और इस खबर का सिरा आप दोनों के सर जाता है, तो एक तो खरल साहब बताएं, आपके पास ये पहले कोई आ गई थी सारी समरी या आप खुद बैठ के बनाते हैं कि मुझे इसको यहाँ लगाएं? नहीं एक मिनट, ऐसे ना करें। अब आप ये 3 दिन पहले आपको कैसे पता कि ये बंदे आ रहे हैं, इनको लगाया जा रहा है, ये तो ना करें ना। देखिए डोगर साहब जो है ना नाराज ना हो जाए, क्योंकि IG पंजाब के हवाले से वाद हमारा प्रोग्राम था और डोगर साहब ने 3-4 दिन पहले, उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था, इस्लामाबाद मैं घूम रहा था, इन्होंने यहाँ पे धमाका कर दिया। अच्छा, इन्होंने कहा जी डॉक्टर जो शोएब जो अभी जो दस्तगीर लगे हैं, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी के हवाले से वो हमने दोनों बात कर रहे थे, उसके ऊपर वो हमने ब्रेक कर दी। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो बात की, आज माशाल्लाह 19 ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये पुलिस के अंदर जो तबादले 19
अच्छा। और उसमें ओह, चीफ ओह, मिनिस्टर ओह। है उस्मान एक गो बुज़दार में, साहब एक के। दफा में 19। अभी 19 ये नहीं है थाम के रखे दिल, ये तो है एक नोटिफिकेशन। ये उसमें एसपी ग्रेड 18-19 के इसमें जो ऑफिसर्स हैं, और इसमें सरदार उस्मान बुज़दार साहब के जो पुप्पा है ना, जो रैंकर हैं, जो डीपीओ जिनको रहीमजार खान बनाया गया था, उनको भी हटा दिया गया है। चलो, पहली ये बात कहा है। था ये तो ये- अच्छा, हाँ जी, उनको हटा दिया गया, स्पेशल ब्रांच मुल्तान के वो लग गए। ठीक है जी। बाकी हसन मुश्ताक सुखेरा साहब हैं, डीपीओ सरगोदा थे, उनको जो मौजूदा मोहम्मद अब्दुल कादर थे जो कैप्टन आरिफ नवाज के साथ पीएसओ थे, उनकी जगह पे उनको लगा दिया गया। ये तो पांच रीजनल पुलिस ऑफिसर जन डीआईजी जो हैं, अभी नोमेनक्लेचर चूंकि चेंज होता है आम नाजरीन के लिए, तो डीआईजी इसको बोलते हैं, रीजन का जो होता है, अब रीजनल पुलिस ऑफिसर को कहा जाता है रेंज, वो उनकी तब्दीली के हवाले से ऑलमोस्ट लिस्ट फाइनल हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो डोगर साहब ने कहा था कि 200 के करीब, अब दिल थाम के रखे और गिनती पूरी करते जाएं उसामा साहब। इसके हवाले से अब जो उन्होंने तब्दील किए हैं, क्योंकि फिर तबसरा भी करना है दोनों ने, मैं नाम फॉर रिपार्ट, तो SMBR थे जी, मेंबर सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शौकत अली साहब, उनको चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब। अली मुर्तजा सेक्रेटरी अब्बासी तैनात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे पहले। मोमन आगा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, उनके हवाले से, और डॉक्टर शोएब अकबर का नाम जो पीएस थे, ये पहले सेक्रेटरी थे। अब ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा अभी नहीं सर फाइनल हो चुके अच्छा हैं। फाइनल चले, वो मोमिन डॉक्टर अली साहब बता आगा जो देंगे। है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनको होम आ गए। अच्छा, मोमन आगा को आगे जो सेक्रेटरी हेल्थ है नवाज शरीफ की, जो प्लेटलेट गिर गए। अच्छा, वो उसके बाद जो बाबर या तारड़ साहब को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनको तैनात किया गया। इमरान सिकंदर, ये PS टू गवर्नर सेक्रेटरी थे टू गवर्नर, इमरान सिकंदर को अभी लग गए हैं। कमिश्नर लाहौर जो डोगर साहब के बड़े हेल्थ अजीज थे जिन्होंने लगवाया था, आसिफ बिलाल लोधी साहब के बेचारे को इन्वेस्टमेंट लगता है जाया और नजर आ रही है डोगर साहब मुझे। अच्छा सर, सैफ अंजम को कमिश्नर लाहौर, कुछ चीजें इसमें नाम सिर्फ बता नाम दूं। तो वो सर चल गए ना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो तबादले हुए हैं, इसमें मुझे जो क्लियरली नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्री हैंड दिया है चीफ सेक्रेटरी जो है उनको और IG जो है उनको, और उनको टोटली उनको कहा गया कि अपनी मर्जी के तबादले किए जाएं। और इसमें आप देखें कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की जितनी अपॉइंटमेंट थी वो सारी उड़ा दी गई हैं। अच्छा, इसमें मेरी एक बात, चेयरमैन PND के हवाले से भी डोगर साहब ने धमाका कर दिया 4 दिन पहले कि वो तो जाएंगे सर चेयरमैन PND जो है। मैं एक बात बताऊं, इस समय आप देखें कि वो तमाम बंदे जो इनके नजदीक थे CM के, उन सब की CM के पते काट दिए गए हैं। नसीम सादी को लगाया गया है कमिश्नर DG खान, और मुझे पता है कि वो अपराइट आदमी है, दो उसकी माजी में रही हैं, लेकिन उस पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, बड़ा सीधा और साफ गो आदमी है। तो उसके साथ साथ CM के मामू जान जो थे इजाज साहब, जो सरदार इजाज जाफर, उन्होंने जो गंद मचाया हुआ था उनको भी यहाँ से उड़ा दिया गया। नहीं, वैसे उनके खानदान तो बड़ा अच्छा है। आसिफ बिलाल लोधी जो उनके वो तो जिस तरह आए थे आपको पता ही, जो वो जिस तरह से आए थे उनको उसी तरह से घर वापस भेज दिया गया। कैप्टन सैफ अंजुम जो है उनको लगाया गया। मैं अगर तैनातियों को देखूं, कैप्टन सैफ अंजुम, मोमिन अली आगा, ये जितने भी ऑफिसर हैं, नसीम सादिक, अली मुर्तजा, ये सारे जो मेजर आजम सुलेमान है, ये उनकी खास टीम है, ये उनकी अपनी टीम है। इसमें CM का कुछ लेना देना नहीं है। CM ऑफिस को टोटली बाईपास किया गया, और एक जो है मेजर आजम सुलेमान, उन पर मुकम्मल तौर पर फेडरल गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया है और उनसे कहा अपनी टीम बनाएं और इस सूबे के इंतजाम को बेहतर करें। तो मुझे लग रहा है कि आजम सुलेमान ने ये जो टीम बनाई है ये बड़ी जबरदस्त है। वही टीम है। आप और मैं नाज़रीन को बता दें जो उनके साथ जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे और उस वक्त भी पूरी प्रॉपर जाओ जलाल के साथ वो अपना परफॉर्म कर रहे थे, वरना शहबाज शरीफ साहब के सामने तो कोई आंख उठा के बात नहीं करता। ये वाहिद अफसर थे जो बोलते थे। जो साना माल्टन के हवाले से नाम तो उनका बड़ा बदनाम किया जाता है कि उस वक्त ये तैनात थे, लेकिन ये वाहिद बंदे थे जो बंद कमरा मीटिंग में बताई थी। इन्होंने राना सनाउल्लाह को और तौकीर शाह को सबको कहा था कि सर ये गलत है, और सर तो नहीं खैर उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने इस पे स्टैंड लिया था। स्टैंड लेता है, मुझे स्टैंड लिया था तो राना सनाउल्लाह के प्रेशर के बावजूद पूरी रात चलता रहा मामला, गोलियां नहीं चली। सुबह फिर CM साहब ऑन बोर्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पुराने चीफ सेक्रेटरी थे उनके बारे में कि वो चौधरियों के भी बंदे थे, जहांगीर तरीन के भी बंदे थे, CM के भी बंदे थे, और पूरे पंजाब में गंद डाला हुआ था। CM के रिश्तेदार, जानने वाले और सारे हर जगह पे लगाए गए थे।
अब जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि सीएम का रोल कर्टेल कर दिया गया पंजाब में। करने अब दिया गया, डॉक्टर सीएम साहब, ऑफिस जो है वो कमजोर हो गया। आपके दोस्त डॉक्टर शेख को भी उन्होंने उठा के बाहर फेंका है। वो ओएमजी के थे प्रिंसिपल होता है ना, वो मेरे खाते में कुछ डाल देते, मैं उनके खाते में, और लोग समझते यार ये क्या तमाशा हो रहा है। अच्छा, लोग समझते हैं अच्छा, आप समझते हैं कि ये मजाक हो रहा है। आप डॉक्टर साहब एक और चीज जो बात कर रहे हैं, छोटा जो बात कर रहे हैं ना आप, कि पहले जो इमरान खान साहब से मीटिंग हुई थी ना, वहां पे उन्होंने मैंडेट सिर्फ बुज़दार साहब को दिया था। उन्होंने कहा था आजम सुलेमान साहब को कि पूरा आपको इख्तियार है, आप अपने तरीके से अच्छी टीम ब्यूरोक्रेसी की लाएं, मुझे डिलीवरी चाहिए, ये इसके टीम कैप्टन आप अच्छा, हैं। उसमें एक और आपको पूछेंगे सर, मेरा भी सवाल। नीचे जी जरूर उसमें आप एक चीज मैं ऐड करूंगा। जितनी सीएम उस्मान बुज़दार साहब ने पोस्टिंग की हुई थी, उन तमाम अफसरान के साथ 3-3 महकमों की रिपोर्टें अटैच की गई। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ने वो मशहूरी बड़ी कर दी, और डॉक्टर साहब महकमा ने एतराज कर रहे हैं कि हर चीज डॉक्टर साहब नहीं नहीं सर, उनकी रिपोर्टें लगाई गई और सीएम के सामने बंदे रखे गए कि ये आपने पॉइंट किए हैं और ये गंद मारा हुआ है आपने। उस पर वो सारे बंदे वहां से उड़ाए गए, चाहे एसीएस थे पंजाब, चाहे वो कमिश्नर लाहौर थे, या जितने भी और ऑफिसर थे, ये सब उड़ाए गए। अब आगे आप देखिएगा, कल तक डिप्टी कमिश्नर का एक बड़ा तबादला आएगा। मुझे खर्चा ये हो रहा है उसामा साहब, अभी बेचारे ने जी जिन्होंने पैसे दे के पोस्टिंग ली हुई थी, डॉक्टर साहब कई तो पैसे भी नहीं पूरे हुए, वो की करेंगे? बहुत सारे उड़े हैं सर, कईयों के पैसे पूरे चलना है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारों के जो है सैफ अंजुम जो है, मैं जो बिलाल लोधी की जगह कमिश्नर लाहौर है, मैं ये जानता हूं कि वो अपराइट आदमी है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं आता। सामा साहब, आपका क्या सुना माफ, जवाब दे दें, क्या सुना माफ जिन्हें पैसे दिते ने, चलो उन्होंने तो तुम्हारे लुआ दिता सी, उन्होंने आपको लगा दिया था, उनके पैसे मेरे खिलाफ डन हो गए हैं, वापस रिकवरियां नहीं होनी, वापस ना मंगा दे, ना पैसे वापस मिल रहे, ना रिकवरी होनी। ये मैं आपको बता दूं, ये तो अब पैसे खाए पेगे। अच्छा, ये बता दें, सिर्फ ये बता दें, क्योंकि ये सब अपराइट होंगे लेकिन लोग उनको नहीं जानते, लेकिन आपको जानते हैं। आप सिर्फ दोनों ये बता दें कि मुजमी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये लोग डिलीवर कर सकेंगे, ये ऑनेस्ट लोग हैं, और क्या सीएम बुज़दार अब खामोशी से बैठेंगे, उनको काम करने देंगे? जब उनके लोग आपने निकाल दिए हैं तो वो इन लोगों की भी शिकायतें करेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, इनको डायरेक्शन इस तरह देंगे। उसामा साहब, मैं 22 साल से 23 साल से सिविल ब्यूरोक्रेसी को देख रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को देख रहा हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि बेस्ट ऑफिसर निकाल के उनको अपॉइंट करो, तो मेरे नजदीक यही वो ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया जा सकता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, अब पटरी पर चढ़ेगी, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि अब इसमें सीएम का रोल बहुत कम होगा और ब्यूरोक्रेसी जो है वो अब डिलीवर करेगी। ये वो ऑफिसर है जिनको सीएम का काम है, सेक्रेटरीट की भी आशीर्वाद है, साहब उनकी अप्रूवल है। ये टीम बनाना चीफ सेक्रेटरी का ही हक है, ब्यूरोक्रेसी के वो सरबराह हैं। पहली बात, ये तो पूरे ओवरऑल सूबे के सरबराह, चीफ सेक्रेटरी भी उनके मुताबिक है, तो उनके टीम कैप्टन जो है ब्यूरोक्रेसी के, वो चीफ सेक्रेटरी को ही होना चाहिए। अगर किसी महकमे में, किसी वजारत में सेक्रेटरी या वो डिलीवरी नहीं करता, तो सीएम साहब को पूछना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को। पहले आपने खुद इतनी खबरें बताई हैं कि एमएनए एमपीए फलां ने कह दिया, उसको हटा दिया, फलां डीपी को हटा दिया गया, फलां डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया। आप आजम सुलेमान साहब से चिट लेके जाएं। ये वैसे ये आजम सुलेमान की टीम है, ये एक आजम सुलेमान की टीम है, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने सीएम की एक नहीं सुनी। एक उनका अपना जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था सीएम का, उस पे भी उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, और ये प्योरली मेरिट पे किया गया। इतना रहम करें, थोड़ी सी लचक रखी, जिस तरह उन्होंने कहा कि छड़ी इतनी सख्त ना करे, लचक रखे वरना टूट जाती। सीएम साहब से उन्होंने मुशावरत जरूर किया, लेकिन ज्यादा मर्जी आपने किया। लेकिन नहीं सर, मुझे तो 100% उनकी मर्जी लग रही है, 100% उनकी मर्जी लगता है कि सीएम पंजाब की ख्वाहिशात को भी ब्रेक लग गई है। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कुछ आवाम पर, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं। ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। अब पता चला। तो जनाब, लाइव प्रोग्राम है और हमारे पास असद खरल साहब के पास, बाबर डोगर के पास ब्रेक में भी खबरें आती रहती हैं, और वो खबरें हम इस प्रोग्राम में भी ब्रेक करते हैं। शायद वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान में जिसमें प्रोग्राम के दौरान ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल रही होती है। तो अभी असद खरल साहब के पास कुछ खबरें आई हैं, कुछ बाबर डोगर के पास। जी खरल साहब, अभी मजीद खबरें आ गई हैं आपके पास? हाँ जी, मजीद खबरें। एक तो डोगर साहब उसके बारे में बताएंगे। अभी मजीद जो 36 अजला और 32 जिले को डीसी, अभी आप बात कर रहे थे, और समरी इधर आ गई है, लैंड कर गई है डिप्टी कमिश्नर 36 में से, वो डोगर साहब बताएंगे उस पर। मैं ये बताना चाह रहा था कि उसामा साहब ठीक है, तब्दीलियां तो आ रही हैं।
अब तब्दीली सरकार में अगर आप अभी जो तब्दीलियां आ रही है अभी तो लग रहा है कि ये सही है, और जिस तरह डॉक्टर साहब बार बार ये 3 इदारों की रिपोर्टों का हवाला देते हैं और छान फटक और सारा, यानी एक देखिए कि 1.25 साल के अंदर पंजाब के अंदर 6 IG तब्दील हुए। यानी कैप्टन आरिफ नवाज साहब थे आखिरी जो दौर में नून लीग और केयर टेकर में साथ, फिर कलीम इमाम साहब आ गए, उसके बाद मोहम्मद ताहिर साहब आ गए, फिर अमजद जुबैर सलीमी साहब आ गए, फिर कैप्टन आरिफ नवाज साहब आ गए, और अब शोएब दस्तगीर। अब यानी 2-2 अढ़ाई माह में अगर आप IG लगाएंगे तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे, पिछले IG से भी बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे थे कैप्टन, लेकिन अभी कम से कम कैप्टन जो शोएब दस्तगीर साहब को उनको प्रॉपर टाइम देंगे तो वो डिलीवर कर सकें। IG साहब के वाले से छोटा सा मैं बता दूं कि ये एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस पंजाब रहे, उसके बाद ये UNO में गए, उसके बाद ये चले गए आज़ाद कश्मीर जो है IG, फिर ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन के काफी अच्छा MD जो है वो बने, और उसके बाद ये 16 में कामन के हैं, 22 ग्रेड में जो हफ्ते को ये बोर्ड हुआ है उसमें हुआ है, और इनके जो बैचमेंट में हैं डॉक्टर मुजीबर रहमान है जो एक्टिंग DG FI और रेलवे पुलिस के भी हेड थे, और अभी फिर 22 ग्रेड का उनका अगला लिस्ट में कलीम इमाम के बैचमेंट है, मोहम्मद ताहिर, फैसल शाहकार जो है नेशनल स्कूल पॉलिसी जो है वो भी उनका भी ये इसमें आया, उनकी भी पोस्टिंग हो रही। मोहम्मद ताहिर साहब का ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने ब्रेक कर दिया है कि वो आपने नाम ले दिया है। डॉक्टर जी। साहब सर कितने लोग आ गए हैं? ये तो 100 से ऊपर तादाद लगता है चली जाएगी आज। सर 34 के करीब डिप्टी कमिश्नर के अभी तबादले हो चुके हैं। इससे पहले वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं उन्होंने बेतहाशा डिप्टी कमिश्नर अपनी पसंद और नापसंद पर लगाए हुए थे। अब उन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को यहाँ से उड़ा दिया गया है, उनको चेंज कर दिया गया है। बेतहाशा डिस्ट्रिक्ट में करप्शन की खबरें आ रही थी। खरल साहब और मैं यहाँ पर डिस्कस करते थे कि किस तरह से गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन हर बात में वो खबर पे एक्शन तो लेते थे ना। आपने जिन जिन के पीछे पड़े उसामा साहब, आपने कहा वो तख्तार को कौन से थे उनके पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आपने चीफ जो पड़े उसके कैप्टन जो फजील असगर है उसको जाना पड़ा, आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शोएब के पीछे आप पड़े, शोएब के पीछे पड़े, वो चले गए, फिर राहिल सिद्दीकी के आप पीछे पड़ गए, फिर उसके बाद असदुल्ला फैज के पीछे पड़े, जिसके आपने पीछे पड़े हाथ धो के, लेकिन आसिफ अब तो वैसे जो एक्शन तो करते हैं ना। अब ये लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जो रेट है वो भी इस्टेब्लिश हो, पंजाब गवर्नमेंट की रेट इस्टेब्लिश हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ना गवर्नमेंट की रेट इस्टेब्लिश हो, बेहतर ऑफिसर्स को लाया गया, वो ऑफिसर जो बेटर है, डिलीवरर है। ये जो इशू थे इमरान खान साहब ने 6 मीटिंग की थी सिर्फ महंगाई के ऊपर, लेकिन महंगाई पे पंजाब गवर्नमेंट अब आप देखेंगे। मुझे जो लग रहा है, मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो अब सेटअप बनाया गया, ये जो सेटअप लेके आए हैं ब्यूरोक्रेसी का, मुझे लग रहा है कि आप देखेंगे कि अब बहुत बड़े क्रैकडाउन होंगे महंगाई के खिलाफ, जखीरा अंदोजों के खिलाफ, और एडमिनिस्ट्रेशन। चले महंगाई तो एक तरफ है, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को अच्छी दे सकते हैं, लोगों को इंसाफ मिले, उनके काम हो, तो ये इश्यूज जो है ना ये एड्रेस होंगे, कई तकलीफें से कम हो जाएंगी। वसीम अकरम प्लस के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया उस पर मैं एग्री नहीं करता। जो उन्होंने कहा ना कि तमाम लोग उन्होंने लगाए थे, देखिए तमाम का वर्ड जो है ना, कुछ चीटें इधर उधर से आई थी, लगाए तो सारे लगाए होते ना, तो पंजाब में सीएम के बगैर लग गए। ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन था, कोई बंदा ट्रांसफर पोस्टिंग कर नहीं सकता, कोई सेक्रेटरी या आईजी, पर्चियां सीएम ऑफिस से वहीं पे ट्रांसफर पोस्टिंग, दो खबरें पर्चियां आ जाती थी, 2 खबरें रह जाएंगी। एक तो फॉरेन फंडिंग का मामला अब भी चल रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से भी मंगवा ली गई हैं जनाब के 48 घंटों में दस्तावेजात का उनको कहा गया था। तो अब तहरीक इंसाफ तो बाकायदा इतलात ये हैं कि पूरा कोई बॉक्स भरा हुआ था दस्तावेजात से, वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच गया जनाब। तो ये स्क्रूटनी कमेटी का इजलास लगता है अभी जारी रहना है, और उन्होंने अब 3 दिसंबर को दोबारा इजलास तलब कर लिया है। ये तीनों पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ होकर मुझे तो लगता है कि ये इनको हासिल कुछ भी नहीं होना, सारे फिर इस कीचड़ में ये सबके ऊपर गिरेगा। ये तो कीचड़ ये एक मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है बैलेंसिंग फैक्टर, लेकिन अच्छी बात है कि वैसे हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसामा साहब जानी नहीं चाहिए। जिस तरह हर हम एंकर हैं, हर जो जसाफी हैं, जगादरी हैं, उनके भी पैमरा को एक लिस्ट देनी चाहिए एसेट्स की पूरी, उनकी तमाम फैमिली मेंबर्स की, और होनी चाहिए। अगर हम पब्लिक ओपिनियन देते हैं शीशे के घर में बैठ के, तो हमें होना चाहिए अकाउंटेबल, ताकि लोगों को पता हो कि ये जो बोल रहा है इसका क्या प्रोफाइल है, और कब ये आया, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी क्या थी, अब क्या हुआ है,
पर्स क्या मिल रहे हैं, टैक्स कितना दे रहा है। इसी तरीके से जो ये जमहूरियत के लंबरदार हैं, जो पार्टीज हैं, इनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तमाम इनके अकाउंट्स जो हैं ये ट्रांसपेरेंसी के असूल के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे होने चाहिए। क्या ये बात गलत है? और अब ये इमरान खान साहब को खुद चाहिए कि वो पब्लिक करें ताकि लोगों को पता हो कि फंड किधर से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और एक छोटी सी चीज, एक है अहमद नवाज सुखेरा साहब जिनकी वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने और एक रैंक मिला, एक पॉजिटिव। और दूसरा है आईजी इस्लामाबाद आमर जुल्फकार खान साहब, पुलिस सर्विस पाकिस्तान के बेस्ट ऑफिसर हैं। उनकी वजह से इस्लामाबाद रैंक द सेफेस्ट सिटी इन पाकिस्तान इन वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स। इस तरह सुखेरा साहब ब्यूरोक्रेसी के नो डाउट एक हीरे अफसर हैं। जिस तरह से ट्रेड पे इमरान खान साहब जो लिवरेज ले रहे हैं कि जी ट्रेड में पाकिस्तान का बैलेंस हुआ और आपकी जो बरामदात और दरामदात जो है इसमें जो डेफिसिट था वो कम हुआ है, तो उसका क्रेडिट दे तो अहमद नवाज सुखेरा को है, सेक्रेटरी तिजारत तो यानी को। पाकिस्तान तो गवर्नमेंट के लिए दो ब्यूरोक्रेट इतने बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर ला सकते हैं, तो हम दूसरी ब्यूरोक्रेसी भी एक्सपेक्ट करते हैं। काश अगर वो भी इस तरह पाकिस्तान के लिए, जिनका इमरान खान साहब का हवाला दे रहे थे कि जब वो गए वहां पे तो उन्होंने हमारे ब्यूरोक्रेट्स का नाम लिया। हम भी डॉक्टर साहब जब ब्यूरोक्रेट्स को मिलते थे पहले, आज बहुत फर्क आ गया। अच्छा, उनकी डिसेंसी में और आज के जो लोगों में, जिस तरह सुखेरा साहब का नाम ले रहे हैं और आज के माशाल्लाह जो नए बाबू हैं, जमीन आसमान का फर्क है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमने सूबों को कहा है कि बलदियाती इलेक्शन कुछ माह बाद होने हैं, तो 3 सूबों के लिए तो उनकी पूरी तैयारी है, एक सूबे में हुक्म इम्तना है। खैर, तो उन्होंने कहा है कि जी हमने सब वज़रा आला को कहा है कि स्कूलों में बिजली और पानी की फराहमी तो कोई यकीनी बना दे, कम से कम हमारे वहाँ स्कूलों में बिजली की सहूलियात तो देने का उन्होंने लिख दिया है कि हमारे पोलिंग स्टेशन स्कूलों में होते हैं, वहाँ सहूलियात ही नहीं है। ये मैं तो खबर कोई थी, मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया कि यानी हमारे स्कूलों का ये हाल है। बाबर याकूब साहब से मेरी खुद इस सिलसिले में बात हुई थी बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर। उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक है। बेतहाशा स्कूल ऐसे हैं जिनकी ना छतें हैं ना दीवारें हैं, वो सिर्फ एक खंडर सा बना हुआ है और वहाँ पर ना बिजली है ना पानी है और वहाँ पर इलेक्शन की कोई फैसिलिटी, इलेक्शन करवाने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। ज़्यादातर ऐसे स्कूल बलूचिस्तान में हैं या इस तरह के स्कूल जो है जनूबी पंजाब में है जहाँ पर गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना चाह रही है, इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन करवाना चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नारे तो लगाती हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन उस तरह से कोऑपरेट नहीं करती। टाइम बहुत कम रह जाएगा, सिर्फ आपका मैं कमेंट इस पर चाह रहा हूँ। ये फॉरेन फंडिंग केस, तीनों जमातें अब ये एक तरह से कटहरे में हैं, तो ये बल्दियाती इलेक्शन से पहले कोई फैसला आपको लगता है आ सकता है और इन सब के डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे? अब जवाब तो जमा करा दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कि कहाँ कहाँ से हमें फंडिंग आती रही है, जो भी उन्होंने सवाल पूछे थे उनका जवाब ये सेटिस्फाई कर लेंगे। मतलब ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये इतना आसान काम नहीं है। पीटीआई देखिए 4 साल गुजर गए हैं। मसला ये है कि पार्टी जो है उनके जो फंड्स हैं उनको बाहर से बेतहाशा फंड्स आते हैं, लाखों के हिसाब से फंड्स आ रहे हैं, लाखों अकाउंट्स हैं, उन सबको वेरीफाई करना, उसमें से ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना जो कि जाली हैं या जो ऐसे हैं जो जिन पे शुकूक व शुबात हैं, ये एक लंबा प्रोसीजर है। वहाँ ये जो इलेक्शन कमीशन को आई हैं डिटेल्स, अब ये वेरीफाई होंगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। स्टेट बैंक जो है इस पर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो अगर आप ये करिए 2, 4, 10 दिनों में हल हो जाएगा, ये इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। सर 3 मिनट रह गए हैं, आपने हल होने की बात की है, तो ये लोगों की मुश्किलात कब हल होंगी? जब से तब्दीली सरकार आई है, महंगाई में भी तब्दीली आई है और मुसलसल आई है और ये तब्दीली ऊपर की तरफ जा रही है। अब एक और रेला आ रहा है महंगाई का और बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी गई है 26 पैसे फी यूनिट, और सिर्फ यही नहीं, आटा भी महंगा कर दिया गया है। यानी 2 बड़ी अहम चीज़ें, एक तो जिससे पेट की आग बुझाई जाती है और घरों में कोई रोशनी लाई जाती है, दोनों जगहों पर हमने महंगाई देख ली अब। और ये भी उन्होंने बयान दे दिया है, देखिए सच्चे हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, ये आप उनकी बात माने कि ऐसे वो मुशीर ख़जाना हैं कि उन्होंने साफ कह दिया कि IMF के ये जनाब उससे पहले जो है ना ये तो हमें करना पड़ेगा वरना तो वो कर्ज ही नहीं देंगे IMF वाले। तो उनकी ये शराइत है कि आप ये बिजली भी महंगी करें और आटा भी महंगा कर दें। समझा बड़ा अफसोसनाक है, आवाम की जो ज़िंदगी है वो पहले जीरन हुई है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुआ है, बेरोज़गारी बेतहाशा है। हुकूमत ने 1 करोड़ जॉब्स की बात की थी, जॉब्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। 50 लाख घरों की बात की थी, उसकी एक ईंट नहीं रखी गई। इन्होंने कहा था कि जी हम गवर्नर हाउस को खोल देंगे, सरकारी बिल्डिंग्स भेज देंगे, ये कर देंगे। अफसरशाही के जो मज़े हैं वो अपनी जगह पर हैं, मिनिस्टर जो हैं वो दिन दनाते फिर रहे हैं, उनके खर्चे कम हुए नहीं। मुझे
एक बात बताएं कि आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ से ऑस्टेरिटी ड्राइव नज़र आ रही है। तो इमरान खान साहब को सीरियसली इस पे देखना पड़ेगा। जो जिस तरह से उनके मशीर ख़जाना कह रहे हैं, उससे तो लग रहा है अगले 2 साल भी ये सिचुएशन तब्दील होने वाली नहीं है। अच्छा, अवाम बेचारी इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती, इनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक रिलीफ आ रहा है जी, ये एक्सपेक्टेड 25 है। पैसे पेट्रोल पे कमी हुई है, 2 रुपए ये बड़ा 2 रुपए 40 पैसे नहीं, अब ये शायद हो जाए, क्योंकि ओगरा ने समरी भेजी है पेट्रोलियम डिवीजन को। 25 पैसे, ये तो 25 पैसे पेट्रोल है, 2 रुपए 40 पैसे वो डीजल डीजल पर है तो सर। डीजल पर खुराक तो ज्यादातर डीजल पर आती है। जाहिर है, ठीक है, पेट्रोल से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिजली भी है, दीगर मामला है। हमसे लेकिन पूछे जो डीजल- गांव देहात के लोग हैं, उनका बेचारों का तो डीजल से वास्ता पड़ता है, ट्रैक्टर में डीजल। तो सर फर्क पड़ेगा 2 रुपए 40 पैसे कम होने से? फर्क क्या, वो पहले उनका कचूमर निकल गया। जिस तरीके से खादें महंगी, पेस्टिसाइड्स आपके महंगे, दवाइयाँ महंगी, वो जिम्मेदार बेचारा तो पीट रही है, उसने हाथ में पकड़ी होती है। स्कार्फ स्कीम पे ट्यूबवेल अयूब खान के दौर से लगे हुए थे, हम भी गांव देहात के थे, सेम थूर खत्म हो गई। 40 आर्स की मोटरें होती थी, पानी इतना बड़ा पानी फ्री यानी पाइप होता था। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने पीटर में दे दिए 32 सब्सिडी डीजल। अब वो पानी खारा, नहरों का पानी कम मिलता है, डीजल आपको जलाना पड़ता है, ट्रैक्टर हो आपका। लेकिन पीटर एक बात इंजन है हो, सर, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन पे डीजल है एक साहब। बात का आप क्रेडिट तो, दें जी, जी। अब्दुल रफीक साहब को कि इस दफा उनको कीमत पता होगी आटे की, फी किलो कीमत कितनी हो जाएगी, क्योंकि टमाटर का तो वो उनको कहते नहीं हैं पता ना, था। आटे घी का 17 पता रुपए। चल जाएगा, उन्होंने कौन सी खुद खरीदनी होती है। नहीं, इस दफा वो बता तो दे कीमत मुकर्रर हो जाएगी। पहले तो 400 का टमाटर था, तो वो कह रहे थे 17 रुपए में मिल रहा है। तो इस दफा ये तो अब क्या साहब तजवीज़ है कौम के सर? साथ गंदम मजाक महंगी है, हो रही है, कौम चावल के असल में साथ उन्होंने 17 रुपए का झूठ नहीं चावल बोला। खा लें, मैं बताता हूं। वो पे ना चावल सर, खा ये लें, नमक चावल। छिड़ने वाली बात है। 17 रुपए का उन्होंने टमाटर झूठ नहीं बोला, क्योंकि जब उन्होंने टमाटर खरीदा था जिस वक्त जिंदगी के अयाम में, उस वक्त वाकई 17 लेकिन सर अब आटा उसके महंगा बाद हो रहा है, तो खरीदा ही नहीं। चावल खरीद ले, मेरा ख्याल है आटा चावल महंगा हो का जाएगा, किस चावल। भाव पे चला गया वो है? तो उससे महंगे हैं, क्योंकि तो मैं तो वो कह रहा आप हूं, ये लगता है उन्हें कि साफ आप- राशन आप याद लगता आते है कि हैं। आप भी मार्केट नहीं जाते, आपको भी पता नहीं है कि मैं चावल भी की कीमत क्या है। आप लग रहा है कि आप भी हफीज शेख साहब, वो भी एक बड़े सर, मैं आदमी उन्हीं की हैं, बात आप कर भी रहा एक हूं। बड़े आदमी इसहाक हैं। डार साहब ने आप यही कहा लोगों ने था। कौन सी चीजें खरीदी हैं जो आपको डॉक्टर पता हो साहब, कि रेट आपको क्या है? मुझे मैं पैसे तंजी निकाल कर रहा हूं के सर, देने मैं पड़ते हैं। तंजी ग्रोसरी कर रहा के हूं। फिर जब शीट देखते हैं ना, या कभी नहीं 7 सर, टके लग आम जाता है। आदमी की ख्याल साहब, तो फिर पता चलता उसामा है। साहब, आप बाहर निकलें, गुर्बत देखें, या बहुत गुर्बत सर मैं है। मान रहा हूं, आप यहाँ पर गैस मैं यहाँ पर महंगी, आपके सर शुक्र साथ- करें मैंने केक का नहीं कह दिया, आटा महंगा हो गया था। लेकिन सारी सर्दियां यार, ये शुरू होने मजाक के नहीं है। बावजूद लोगों ने इस दफा पहली मरतबा गीजर नहीं चला रहे। लोग कहते हैं इतनी महंगी गैस है, करें क्या? पहली मरतबा तारीख में मैंने देखा है कि लोग जो मिडिल मैन है बेचारे अभी तक मिडिल गीजर क्लास नहीं हमारा चला तो रहे। बेचारा नहीं प्रोड्यूसर चला रो रहे। रहा है, वो कह रहा है गैस ही नहीं आ रही। तो बात की बात भाई है, आप इस्तेमाल अमीर लोग हैं ना, वही बात है। तो गरीब जो आम बंदा है उसको पूछे ना आटे दाल का भाव। फिर उसके बाद आपने डीजल बढ़ा दिया, जो पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए। मामला ये है कि जो अगर डीजल बढ़ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर, कॉस्ट तहरीक बढ़ेगी, इंसाफ के लोग कहते हैं आपकी लोग सब्र नहीं सब्जियां, करते। आपका लोग सब्र अनाज, करें। आपका ऑयल, सब्र। आपका घी, सर- आपकी चाय, हर तरीके से बनता है। तो रुल गया। वहाँ मशवरा आता है जी, सब्र करेगा। वो कहते हैं रोलता गए हैं, चस बड़ी आई है। वो तब्दीली सरकार का लोगों को तो इस तरीके से हम बात ये जो है है। ना, गरीब लोगों को मतलब दुख- हम तो दुख बात शरीक हैं करेंगे। और उनके लिए सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम उसामा भी कुछ नहीं साहब, कर हम तो सकते। गरीबों के लिए प्रोग्राम आवाज का वक्त उठाएंगे। खत्म हो रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दुआ करते हैं कि ये महंगाई का तूफान है, ये कहीं जाकर थमे और फिर कुछ कम भी हो। बस हम तो इतना कर सकते हैं और आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी हमने कोशिश की है। प्रोग्राम देखने में बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।